अस्सलामुअलैकुम बच्चों, जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि पिछले दिनों हमने हमारे साइंस का 5वां चैप्टर शुरू किया हुआ है, जौहर की अंदरूनी साख्त यानी इनसाइड द एटम। इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड द theories given by different scientists. In last video we have learned about the electronic configuration and how to write the electronic configuration of the atom. इस वीडियो में हम इस सबक के कुछ आखिरी पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी यानी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील और गिरफ्त, वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी गिरफ्ती खौल और गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन, आइसोटोप्स यानी हमजा और न्यूक्लियर रिएक्टर यानी जौहरी भट्टी। तो इस सबक के आखिरी हिस्से में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है वैलेंसी यानी कि गिरफ्त। देखिए बच्चों, ये जो पॉइंट मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसको आप बहुत ही गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो खुसूसियत किसी भी अंसर के जौहर में या एलिमेंट के एटम में पाई जाती है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी मालूमात आपको देगी कि किस तरीक़े से कंपाउंड्स तैयार होते हैं यानी मुरक्कबात तैयार होते हैं, या किस तरीक़े से कीमियाई तामुलात जो है वक़ू पज़ीर होते हैं या किस तरीक़े से वो अंजाम पाते हैं। इसकी मालूमात अगर आप ये गिरफ्त या वैलेंसी के बारे में जान लेंगे तो उन तमाम को जानने में आपको आसानी होगी। तो इसलिए वैलेंसी किसे कहते हैं या गिरफ्त किसे कहते हैं, वो कैसे पता की जाती है, मालूम की जाती है, और वो किस तरीक़े से होती है, किसी भी अंसर की गिरफ्त को कैसे पता किया जाता है, इसके बारे में जो भी मालूमात आपको दी जाएगी उसको बहुत ही गौर से समझिएगा और बार बार इस वीडियो को देखकर उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट, वैलेंसी या गिरफ्त। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी? लेट्स सी। The combining capacity of an element is called as valency. किसी भी एलिमेंट के एटम की दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन होने की कैपेसिटी, एक अंसर की दूसरे अंसर के साथ मिलाप करने की इस्तेदाद को उस अंसर की गिरफ्त कहते हैं। यानी कोई भी अंसर, आपको पता है मुरक्कबात तैयार होते हैं। वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है कि रिएक्शंस होते हैं, कीमियाई तामुलात होते हैं, तो उस दौरान जो है मुरक्कबात तैयार होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्या उसके पीछे की साइंस है, वो अगर आप गिरफ्त या वैलेंसी को समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। The concept regarding valency of an element and chemical bond is in compounds get clarified from the electronic configuration. हमने जो पिछले वीडियो में देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील किस तरीक़े से होती है। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील यानी क्या, मैंने आपको बताया था कि जो KLMN खौल होते हैं उसमें उनकी गुंजाइश के मुताबिक, कैपेसिटी के मुताबिक हम जब इलेक्ट्रॉनों को जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तक़सीम करते हैं, तो उस अमल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील पर ही मुनहसिर है गिरफ्त, या हम उसी की बिना पर गिरफ्त या वैलेंसी मालूम कर सकते हैं। Atom forms chemical bonds by using electrons of its outermost shell. यानी जौहर अपने बैरूनी खौल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल करके ही बंदिश तैयार करता है। कोई भी जौहर किसी दूसरे अंसर के जौहर के साथ
जब बंदिश या बॉन्ड तैयार करता है तो वो कौन से इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल करता है? उन इलेक्ट्रॉनों का जो उसके आखिरी खौल में मौजूद होते हैं। वैलेंसी ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट्स आउटर मोस्ट शेल। और किसी भी अंसर के जौहर के इंतहाई बैरूनी खौल, जो उसका आउटर मोस्ट शेल है, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन पर ही उसकी जो है वैलेंसी भी डिपेंड करती है। तो यानी वैलेंसी या गिरफ्त पता करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मालूम होना इंतहाई ज़रूरी है। देयरफॉर आउटर मोस्ट शेल इज़ कॉल्ड एज वैलेंस शेल। अब हम वैलेंस शेल किसको कहेंगे? देखिए, वैलेंस शेल यानी जो किसी भी अंसर के जौहर का सबसे आखिरी खौल है, सबसे बाहरी बैरूनी जो खौल है, उसी को हम क्या कहते हैं? गिरफ्ती खौल, या अंग्रेज़ी में उसको कहेंगे वैलेंस शेल। ऑल्सो द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल्स आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह आखिरी खौल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। आपको ये चार्ट याद होगा, हमने इस चार्ट को हमारे पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था। वही चार्ट मैं आज एक बार फिर आपके सामने लाई हूँ। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, क्लोरीन, आर्गॉन, ब्रोमीन, इनके आपको अलामतें और जौहरी आदात दिए गए हैं। और इस बिना पर हमने उनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की थी कि भाई के खौल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एल में कितने, एम में कितने और एन में कितने। और उसके बाद उस बिना पर हमने सामने लिखा था उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ पर आप देखिए, हाइड्रोजन के पास एक ही खौल है, के खौल, इसलिए यही उसका एक अकेला वाहिद खौल है। उसी तरीके से हीलियम के पास भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन ही है, क्योंकि पहले मदार में या पहले खौल में, पहले शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन समाने की जो है गुंजाइश होती है। इसलिए हाइड्रोजन और हीलियम के पास सिर्फ एक खौल मौजूद है, यानी के शेल। इसीलिए हम कह सकते हैं कि के शेल ही हाइड्रोजन और हीलियम का गिरफ्ती खौल है। समझ में आ रहा है? गिरफ्ती खौल यानी वैलेंस शेल। लास्ट हमने अभी क्या तारीफ में पढ़ा था? व्हाट इज़ वैलेंस शेल? वैलेंस शेल मीन्स द शेल, द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सबसे आखिरी वाला जो खौल होता है, उसी को हम क्या कहेंगे? उसका वैलेंस शेल कहेंगे। एंड व्हाट अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द valence shell are called as valence electrons. Therefore, in hydrogen, the number of valence electrons is 1, and in helium it is 2. तो K shell उसका क्या है? बैरूनी मदार है, आखिरी मदार है, इसलिए वो गिरफ्ती मदार हो गया या खौल हो गया। और उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पर 1 और 2 हैं। इस तरीके से अगर आप लिथियम के बारे में देखेंगे तो लिथियम के पास है 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया था 2,1। तो अब इसमें आप देखेंगे 2,1 यानी इसमें एल खौल जो है या एल शेल जो है वो उसका वैलेंस शेल है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 1. There is only 1 electron in the outermost shell. Likewise, in carbon 4 electrons are there. In oxygen 5 electrons are there. In nitrogen 5 electrons are there. In oxygen 6 electrons are there. In neon, fluorine 7 electrons are there. In neon 8 electrons are there. अब यहाँ पर इन तमाम में जो मैंने आपको यहाँ पर कार्बन से लेकर नियॉन तक बताया है, उसमें इनके जो वैलेंस शेल है वो कौन सा है? एल है। तो एल में कैपेसिटी कितनी है? 8। तो अब यहाँ पर 1, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहाँ तक? नियॉन तक। समझ में आ रहा है आपके? तो इसलिए इनके जो वैलेंस शेल्स हो गए वो होगा एल शेल, और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन इज़ देयर,
it is valence electron, number of valence electron is 1. In carbon, number of valence electrons are 4. In nitrogen, number of valence electrons are 5. In oxygen, number of valence electrons are 6. In fluorine, number of valence electrons are 7, while in neon it is 8. तो 1 4 5 6 7 8 इस तरीके से हो गए. अब फिर जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, सोडियम से हम शुरू करेंगे. सोडियम में आप देखोगे वैलेंस शेल कौन सा होगा इसमें, एम शेल. यहाँ पर आप देखेंगे ये एम, इतनों में एम है, और उनके पास लास्ट में 1 2 3 7 8 यहाँ पर आप है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यह है क्लोरीन और यह है आर्गॉन. आप चार्ट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा. और इनके पास है लास्ट में 1 2 3 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स. हम एग्जाम्पल के तौर पर जो देख रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है. और लास्ट में यह है ब्रोमीन. ब्रोमीन में ये एन जो शेल है, KLMN, लास्ट फोर्थ शेल, वो उसका वैलेंस शेल होगा. एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 7. नाउ अब ये तो हो गए, मैंने आपको बता दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, या हमने देख लिए कि किसका कौन सा वैलेंस शेल है या गिरफ्ती कॉल है, और कितने उसमें गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन्स है. तो गिरफ्ती कॉल या वैलेंस शेल का मतलब क्या हुआ, द आउटर मोस्ट शेल, उसका सबसे बैरूनी मदार. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की तादाद. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये बात आपके समझ में आ गई. अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी क्या. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप जानते हैं. वैलेंस शेल यहाँ पर आपको ये चार्ट भी हमने पिछली बार देखा था, इसको देखकर भी आपके समझ में आ गया होगा. अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि वैलेंसी यानी क्या. देखिए बच्चों, वैलेंसी किसी भी जो एलिमेंट की होती है, वो वैलेंसी हम डिसाइड करते हैं उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. KLMN, ठीक है. अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन और हीलियम की, तो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही इनका वैलेंस शेल है ना. और इसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स है 1 और 2, ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब इसके ऊपर से ही इनकी वैलेंसी हम पता करेंगे. कैसे, देखिए किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए उनके लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए उतने कंप्लीट होना ज़रूरी है. ये 2 तरीके से होता है, मैं आपको एग्जांपल देकर अभी समझाऊंगी. इस 2 चीज़ें मुकम्मल होना ज़रूरी होता है. क्या है वो 2 चीज़ें, आपको समझना होगा. पहली चीज़ है ड्यूप्लेट, और दूसरी चीज़ है ऑक्टेट. अब ये क्या है, ड्यूप्लेट कहते हैं, इसको कहते हैं सनाई हालत, और ऑक्टेट कहते हैं मुसम्मन की हालत. अब इसका क्या मतलब हुआ, समझने की कोशिश करो. ड्यूप्लेट का मतलब होता है लास्ट ऑर्बिट, अगर पहला ऑर्बिट है, के जो है के से शुरू है, के की कैपेसिटी कितनी है 2, और बाकी के सबकी कैपेसिटी के बाद LMN की कैपेसिटी हमको मालूम है 8, 18 और 32. लेकिन अगर इन तीनों में भी 8 इलेक्ट्रॉन कम से कम होंगे, यानी 8 यानी ऑक्टेट, तो उनको मुकम्मल माना जाएगा. इसका मतलब हुआ कि अगर किसी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में, अगर वो लास्ट ऑर्बिट के है, तो उसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है. अगर वो लास्ट ऑर्बिट L, M और N है, तो उनकी कैपेसिटी भले ही 18 और 32 M और N की, लेकिन इन तीनों में भी अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इनको मुकम्मल माना जाता है. यानी इनको हम कहते हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. अगर ऐसे अनासिर हैं तो वो जो है
उनकी आखिरी मदार में मुकम्मल इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से उनको ख़याम पजीर माना जाता है। अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ऐसे कितने आपको जो है आइटम्स नज़र आते हैं। देखिए अब मैं आपको बता रही हूँ, हीलियम जिसके पास के यानी एक ही खौल है, उसकी कैपेसिटी 2 है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी ये क्या माना जाएगा, कंप्लीट माना जाएगा, मुकम्मल माना जाएगा। उसके बाद आता है 2,8 2,8 यानी दूसरा जो आपका खौल है एल खौल, उसकी कैपेसिटी 8 है, तो नियॉन में 2,8 है, इसलिए ये भी हो गया मुकम्मल। उसके बाद आता है यहाँ पर आर्गॉन। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 18, 2,8,8। हालांकि एम की जो कैपेसिटी है वो है 18, लेकिन मैंने आपको शर्त बताई कि अगर 8 भी हो गए तो हम कंप्लीट मानेंगे, तो यहाँ पर हो गया ये भी मुकम्मल। तो अब इनके पास हीलियम, नियॉन और आर्गॉन ये जो अनासिर हैं, इनके आखिरी मदारों में इलेक्ट्रॉनों की तादाद मुकम्मल होने की वजह से ये ख़याम पजीरी की हालत को हासिल कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं ख़याम पजीरी की हालत या स्टेबिलिटी। इसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी। ये स्टेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये ना तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, ना वो किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं ना लेते हैं। इसकी वजह से इनको इनर्ट गैसेस या ज़ीरो वैलेंस एटम्स या इनको जो है उर्दू में रईस गैसे भी कहा। रईस यानी हम अमीर को रईस कहते हैं, तो जिनके पास जो है माकूल मकदार में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ना इनको किसी से कुछ लेने की ज़रूरत है ना देने की ज़रूरत है, इस हिसाब से इनको जो है रईस कहा जाता है कि वो ना तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी उनके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उतने मौजूद हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन देने और लेने की सलाहियत नहीं रखते, इसलिए इनकी वैलेंसी हमेशा ज़ीरो होती है। इनकी वैलेंसी क्या होती है, ज़ीरो। लेकिन बाकी जो तमाम इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे आइटम्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, इसके पास के खौल में 2 होना चाहिए लेकिन एक ही है। यहाँ पर लिथियम के पास 1 है, कार्बन के पास 4 है, नाइट्रोजन के पास 5 है, ऑक्सीजन के पास 6 है, फ्लोरीन के पास 7 है, फिर यहाँ पर सोडियम के पास 1 है, मैग्नीशियम के पास 2 है, एल्युमिनियम के पास 3 है, क्लोरीन के पास 7 है, ब्रोमीन के पास 7 है। तो यहाँ पर इनके पास है इलेक्ट्रॉनों की तादाद जितनी आखिरी मदार में होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो ये अनस्टेबल या नाख़याम पजीरी की हालत में होते हैं। ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, या इनको हम कहते हैं नाख़याम पजीर। तो अब ऐसी सूरत में ये क्या करते हैं, ये भी ख़याम पजीरी की हालत को हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन या तो देते हैं या किसी से लेते हैं, यानी अपने आखिरी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को वो किसी को या तो दे देते हैं या किसी के पास से ले लेते हैं। अब हमने गिरफ्त की तारीफ़ क्या करी थी, आप एक बार देख लीजिए। गिरफ्त यानी द कंबाइनिंग, एक आंसर की दूसरे आंसर के साथ मिलाप करने की सलाहियत, यानी वो क्या करता है, एक आंसर अपने आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन को या तो किसी को दे देता है या किसी के पास से इलेक्ट्रॉन लेता है। क्यों देता है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो आखिरी मदार में उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे अगर ये आपके पास है सोडियम, सोडियम के आखिरी मदार में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8, यानी वो नियॉन की जो है उसके ऊपर वाला जो नियॉन है उसके जैसी उसकी वैलेंसी हो जाएगी, क्योंकि ये क़याम पजीर है इसलिए ये भी क़याम पजीर हो जाएगा। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में, वो भी दे सकता है, 3 है वो भी दे सकता है। अब हम देखेंगे गिरफ्त किसे कहते हैं और उसको कैसे मालूम करते हैं। तो देखिए बच्चों, ऐसे एटम्स या ऐसे जो है जौहर जिनके आखिरी मदार में
1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपने आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, किसी को दे देते हैं। इसकी वजह से उनके पास देने की सलाहियत है, और वो जितने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं वही उनकी गिरफ्त होती है। यानी जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है उनकी गिरफ्त 1, जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है उनकी गिरफ्त 2, जिनके पास 3 इलेक्ट्रॉन है उनकी गिरफ्त 3, और जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है उनकी गिरफ्त 4। लेकिन उसके बाद कहानी बदल जाती है। ऐसे अनासिर जिनके पास 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपने आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है उतने इलेक्ट्रॉन लेते हैं। यानी अब समझ में आ गई बात। यानी मैंने आपको कहा नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 है, तो उसका वैलेंस शेल है एल शेल, और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 5 इलेक्ट्रॉन जिनके पास है, उसको अपने मुसम्मन को मुकम्मल करने, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मज़ीद उसको 3 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो अपने 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, बल्कि किसी के पास से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए उसका ऑक्टेट बनता है 8 से। तो उसके पास है कितने इलेक्ट्रॉन, x नंबर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो x नंबर के इलेक्ट्रॉन अगर आप 8 में से माइनस करेंगे तो उसका वैलेंसी मालूम हो जाएगा। तो 8 में से जो है 3 गए तो कितने, 8 में से 5 गए तो उसको ज़रूरत कितने की है, 3। कितने की है, 3 की। तो इसलिए उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3। लाइक ऑक्सीजन। अब अगर आप ऑक्सीजन की बात करेंगे तो let us see about oxygen. The atomic number of oxygen is 8. The electronic configuration is 2,6. Valence shell is again L shell and valence electrons are 6. अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको लास्ट ऑर्बिट में चाहिए 8, तो 8 में से 6 गए तो उसके पास बचेंगे 2, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। तो वैलेंसी मालूम करना बहुत आसान है। किसी भी अंसर के जौहर में आखिरी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं कि उसकी गिरफ्त कितनी है। अगर उसके पास 1, 2, 3 या 4 होंगे तो वही उसकी गिरफ्त होगी। अगर उसके पास 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा, वो उसको जितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी वो उसकी गिरफ्त कहलाएगी। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया हुआ है तो कंबाइनिंग का रिलेशनशिप बिटवीन वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये समझाने की कोशिश। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन और क्लोरीन मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों जब मिलते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयार होता है। वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इज़ 1, दोनों की भी 1 है, क्लोरीन की भी 1 है और हाइड्रोजन की भी 1 है। तो इसकी वजह से दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। हाइड्रोजन के बारे में बात चल रही है, क्लोरीन भी हाइड्रोजन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है, उसकी भी वैलेंसी 1 है 2,8,7 और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 7। अब नियॉन के पास है जो है वैलेंसी उसकी 2, नियॉन के पास हमने अभी देखे 2,8, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए उसकी वैलेंसी क्या है, 0 है, और इसलिए वो 0 वैलेंसी है, तो इसलिए वो ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए वो कोई कंपाउंड तैयार नहीं करेगा। फ्लोरीन तो वो हाइड्रोजन के साथ कर सकता है, सोडियम हाइड्रोजन के साथ कर सकता है, क्लोरीन के साथ कर सकता है, मैग्नीशियम क्लोरीन। इस तरीके से आप अगर चार्ट कंप्लीट करेंगे तो आपको वैलेंसी से किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड है और कैसे उनसे कंपाउंड्स तैयार होते हैं वो आप जान पाएंगे। गिरफ्त और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील में ताल्लुक़, एक इसमें आपको बताया जा रहा है कि इसको आप हमेशा याद रखें। ऑलवेज रिमेंबर वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज सेम एज द नंबर ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफ़ दिस नंबर इज़ 4 और लेस देन 4, यानी किसी भी अनासिर की जो वैलेंसी या गिरफ्त है उस वक्त 4 होगी अगर उसके पास 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होंगे।
तो वही उसकी गिरफ्त होगी। यानी 1 है तो उसकी गिरफ्त 1, 2 है तो उसकी गिरफ्त 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, इसके अदर साइड, इसके बरक्स, when an element has 4 or more valence electrons, the number of electrons by which the octet is short of completion is the valency of that element. अगर किसी आंसर के पास वैलेंसी या उसके ऑक्टेट या मुसम्मन को मुकम्मल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, यानी 8 के लिए जितने कम हैं, जैसे कि अगर 5 कम है तो उसकी गिरफ्त होगी 3। समझ में आ रही है बात? यानी अगर 3 कम है तो उसकी गिरफ्त होगी 3। यानी उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 की ज़रूरत है तो उसकी गिरफ्त होगी 3। अगर उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी गिरफ्त होगी 2। अगर उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी गिरफ्त होगी 1। तो इस तरीके से हम किसी भी आंसर की वैलेंसी मालूम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है। अब क्या, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल आपको मालूम करना है, लिखना है यहाँ पर। जैसे कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा। कार्बन तो 2,4 तो इसके पास होगा 4। सोडियम के पास होगा 1, 2,8,1 इसलिए 1। क्लोरीन के पास 2,8,7 तो इसलिए उसके पास होगा 7। नाइट्रोजन के पास 2,5 इसलिए इसके पास होगा 5। ये हम बात कर रहे हैं इसके लास्ट ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की। समझ में आ रही है बात? इस तरीके के चार्ट्स आपकी किताब में दिए गए हैं, आप इनको मुकम्मल करिए। अब यहाँ पर भी एक आपको चार्ट दिया गया है। यहाँ पर एलिमेंट्स दिए गए हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद लिखना है और वैलेंसी लिखना है। तो पहले हम लिथियम और कार्बन के लिए कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद बाकी के करेंगे। देखिए, लिथियम के पास 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी होगी 2,1 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 1, और क्योंकि आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए उसकी वैलेंसी भी होगी 1। कार्बन के बारे में देखिए, 2,4 आखिरी में उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 4, और क्योंकि 4 या 4 से कम रहे तो वही उसकी वैलेंसी होती है, इसलिए 4 या 4 इज़ द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। अब अगर आगे बढ़े मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, तो देखते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बारे में। 12 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो 2,8,2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 2 and hence the valency is also 2. Now what about oxygen? 2,6 तो लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 6. Now 6 is the valence electrons, that means to complete the octet it need 2 electrons, therefore 2 is the valency of oxygen. अब ये चार्ट मुकम्मल करते हुए भी आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वैलेंसी मालूम की जाती है। तो वैलेंसी के बारे में अगर आपको पता चल गया है तो हम एक और जो है खुसूसियत और एक और पॉइंट के बारे में जानेंगे, वो है आइसोटोप्स या हमजा। कुछ जो अनासिर या एलिमेंट्स होते हैं नेचर में, उनके आइडेंटिकल एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं, जिनके ज़ाहिरी खुसूसियात तो एक जैसी होती हैं, कीमियाई खुसूसियात तो एक जैसी होती है, लेकिन ज़ाहिरी खुसूसियात अलग अलग होती हैं। सो द एटॉमिक नंबर इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स केमिकल आइडेंटिटी। अनासिर का जो जौहरी अदद यानी उसमें मौजूद प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की जो तादाद होती है उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। वो किसी भी आंसर के लिए उसकी शनाख्त होती है, आइडेंटिटी होती है, और वही उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिवील करती है। Now, some elements in nature have atoms with the same atomic number but different mass number. यानी कुदरत में कुछ चंद अनासिर ऐसे भी पाए जाते हैं जिनके जौहरी अदद तो एकसा होते हैं, यानी उनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद तो एकसा होती है, लेकिन उनकी जौहरी कमियत अदद मुख्तलिफ होते हैं। यानी नंबर A और Z के बारे में हमने पढ़े थे, यानी Z बराबर होता है, सेम होता है, लेकिन नंबर ऑफ A इज़ डिफरेंट। Such atoms of the same elements having different mass numbers are called as isotopes. और ऐसे ही कुछ अनासिर जिनके जौहरी कमियत अदद मुख्तलिफ होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स या हमजा कहते हैं। The isotopes have same proton number but different
न्यूट्रॉन नंबर। इनमें प्रोटॉन की तादाद तो एक जैसी होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होते हैं। तो कौन से ऐसे अनासिर कुदरत में पाए जाने वाले? एक तो है कार्बन। कार्बन के 3 हमजा हैं। कार्बन का जौहरी अदद है 6, तो हर तीनों भी कार्बन के जौहरी अदद 6 ही रहेंगे, लेकिन उनके जौहरी कमियत अदद अलग अलग हैं, जिसलिए उनको C12, C13 और C14 कहते हैं। यानी जो पहला वाला कार्बन है उसके पास 12 जो है न्यूक्लियॉन्स कहेंगे हम, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और 13 और 14, यानी इनका एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है और सबके पास 6 ही प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर इसमें मास नंबर उनके दिए हुए हैं और उनके प्रोटॉन नंबर आपको 6 है, इसलिए ये क्या है? ये कार्बन ही हैं। इनके एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इनके प्रोटॉन नंबर सेम है, लेकिन उनके मास नंबर अलग अलग है, क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन की तादाद अलग अलग है। यानी 6 प्रोटॉन है तो 6 न्यूट्रॉन है। यहाँ पर 6 प्रोटॉन है तो यहाँ पर 7 न्यूट्रॉन है। यहाँ पर 6 प्रोटॉन है तो यहाँ पर 8 न्यूट्रॉन है। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन के नंबर में डिफरेंस होने की वजह से इनके जो है एटॉमिक मास नंबर्स अलग अलग होते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हैं लेकिन एटॉमिक मास नंबर अलग अलग हैं, उनको आइसोटोप्स कहते हैं। ऐसे ही जो है आपको हाइड्रोजन के भी कुछ 3 हाइड्रोजन के 3 हमजा हैं या उनके आइसोटोप्स हैं, H11, H12 एंड H13। यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है इस तरीके से, H12 और H13, यानी उनमें प्रोटॉन नंबर 1 है, वो डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर न्यूट्रॉन 0 है, पहले में हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, यानी पहले में 0 है, दूसरे में 1 है और तीसरे में 2 है। इनका नाम दिया हुआ है हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रेटियम। ड्यूटेरियम और ट्रेटियम, यानी जिसके पास 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन है उनको ड्यूटेरियम कहते हैं, और ट्रेटियम यानी जिसका एटॉमिक मास नंबर 3 है, यानी उसके पास 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं। इसी तरीके से क्लोरीन भी जो है, क्लोरीन के भी 2 हमजा हैं, यहाँ पर बताया गया है 2 उसके आइसोटोप्स हैं, जिसके पास प्रोटॉन नंबर यहाँ पर दोनों के भी 17 है, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है। तो यहाँ पर इसमें 35 में से 17 चले गए तो यहाँ पर होंगे 18, और यहाँ पर 37 है यानी 20। यहाँ पर इनके न्यूट्रॉन्स हैं। तो न्यूट्रॉन के नंबर्स में डिफरेंस होने की वजह से इनके एटॉमिक मास नंबर अलग होते हैं, लेकिन ये केमिकल प्रॉपर्टी वाइज एक जैसे होते हैं, बस इनकी ज़ाहिरी शक्ल अलग हो सकती है। Now uses, these isotopes are very useful in different fields। अलग अलग मैदानों में इनका अलग अलग तौर पर इस्तेमाल होता है। कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल होता है आइए देखते हैं। Isotopes of some elements are radioactive. They are used in various fields such as industry, agriculture, medicine, research field, etc. ये जो आइसोटोप्स हैं ये जो है इनके कुछ अनासिर के हमजा जो है तापकार होते हैं, यानी इनसे शुआएँ निकलती हैं, और इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ शोबों में जैसे कि सनती, तिब्बी यानी तिब्बी मैदानों में, ज़रई शोबों में और तहक़ीक़ी इदारों में किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं यूरेनियम 235 इज़ यूज्ड फॉर न्यूक्लियर फिशन एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से जो यूरेनियम 235 है इसका इस्तेमाल जो है इंशिक़ाक़, यानी हम आगे देखने वाले हैं, ये न्यूक्लियर फिशन जिसको हम कहते हैं और जिसकी वजह से बिजली पैदा होती है, उसमें उसका इस्तेमाल यूरेनियम में बिजली की पैदावार के लिए किया जाता है। सम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लाइक कोबाल्ट 60 आर यूज्ड इन द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ फेटल डिसीज़ लाइक कैंसर। और कोबाल्ट 60 जैसा, कोबाल्ट 60 जैसा जो हमजा है कोबाल्ट का, उसका इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में, तिब्बी मैदान में कैंसर जैसे मोहलिक मर्ज़ के
उसमें इलाज में किया जाता है। आयोडीन 131 इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर डिसीज ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो गले का जो मर्ज़ होता है जिसको हम गॉइटर या थायराइड कहते हैं, उसके इलाज के लिए आयोडीन 131 का इस्तेमाल किया जाता है। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स इन द अंडरग्राउंड पाइप्स, फॉर एग्जांपल सोडियम 24। कुछ तापकार अनासिर का इस्तेमाल ज़मीन के नीचे मौजूद जो नलों के पाइप्स होते हैं वो अगर फट जाते हैं तो उनके बारे में मालूम करने के लिए सोडियम 24 जैसे तापकार अनासिर का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन फ्रॉम माइक्रोब्स, यानी कुछ ग़िज़ाई अशिया का खुर्दबीनी जानदारों से तहफ़्फ़ुज़, यानी ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उसमें से गुजारे जाते हैं ताकि वो खुर्दबीनी जानदार इन रेडिएशंस की वजह से मर जाते हैं। जैसे कि पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क में भी कुछ का इस्तेमाल होता है, या कुछ को जो है अखवा फूटता है, जैसे कि आलू है, प्याज है, तो उनके ऊपर ये रेडिएशन करे तो वो अखवे मर जाते हैं। इस तरीके से फूड प्रिजर्वेशन होता है। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप C14 इज़ यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी जो ज़मीन के नीचे की अशिया या क़दीम अशिया हैं वो कितनी पुरानी हैं, कौन से दौर की हैं, उसमें मौजूद कार्बन के ज़रिए से, कार्बन 14 के ज़रिए से इसका इस्तेमाल करके जो है वो अशिया कितनी क़दीम है उसके बारे में मालूमात हासिल की जाती है। अब ये तो हो गई बात हमजा की। अब हम जैसे कि मैंने आपको बताया, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल हम बिजली की पैदावार के लिए करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो ये कैसे होता है इसके बारे में हम, ये जो है आपके सामने न्यूक्लियर रिएक्टर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में मौजूद है। तो ये कैसे होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम देखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ अ मशीन दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी ऑन लार्ज स्केल बाय यूजिंग एटॉमिक एनर्जी, यानी हम जो है जौहरी तवानाई के इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर बिजली तैयार करने या बिजली पैदा करने वाली जो प्रोजेक्ट होता है, जो तनसीब होता है, उसको जौहरी भट्टी कहते हैं। और इसमें इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर द न्यूक्लियर एनर्जी इन अ एटम इज़ रिलीज्ड बाय ब्रिंगिंग अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शंस ऑन द न्यूक्लियर फ्यूल। तो इनमें जौहरी भट्टी में जौहरी ईंधन का इस्तेमाल करके, जैसे कि यूरेनियम को बतौर ईंधन इस्तेमाल होता है, और उसमें उनके मरकज़े यानी उनके न्यूक्लियस को पर तामुल किया जाता है, रिएक्शन किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी मकदार में तवानाई हासिल होती है। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ रिलीज्ड एंड बाय दैट एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड। उसके वजह से हम जो है बिजली की तवानाई तैयार कर सकते हैं। Let us understand a nuclear reaction with example of a nuclear fuel, namely uranium 235। तो यूरेनियम 235 की मिसाल लेकर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस है। इसके ऊपर जो है क्या करते हैं, न्यूक्लियस की बौछार करते हैं, जिससे ये न्यूक्लियस के टुकड़े होते हैं या उसका फिशन या ये टूटता है। इसके टूटने से बहुत ज़्यादा मकदार में हरारती तवानाई ख़ारिज होती है। इस हरारती तवानाई के ख़ारिज होने से उस तवानाई का इस्तेमाल हम बिजली तैयार करने के लिए कर सकते हैं। यूरेनियम ऑन bombardment with slow speed of neutrons, the nucleus of isotope uranium 235 undergo nuclear fission to form nuclei of two different elements, that is krypton 92 and barium 141 and 2 to 3 neutrons। यानी जब हम इसका इंशिकाक करते हैं, यानी यूरेनियम के मरकज़े के ऊपर कम रफ्तार से न्यूट्रॉन की हम बौछार करते हैं, तो उसका मरकज़ा दो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है, जैसे कि क्रिप्टॉन 92 और बेरियम 141 जैसे दो अलग अलग अनासिर के न्यूक्लियाई तैयार होते हैं, और कम से कम 2 या 3 नए प्रोटॉन उनमें तैयार होते हैं। इसकी वजह से और उन न्यूट्रॉन की रफ्तार कम करने पर वो मज़ीद और यूरेनियम 235 का इंशिकाक, यानी इस तरीके से एक के बाद एक करने से चेन रिएक्शन पैदा होती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस 4 से 8, इस तरीके से इनके न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, और जैसे जैसे न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं उसमें से तवानाई खारिज होती है और उस तवानाई से बिजली तैयार की जाती है। ये बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से, बहुत कंट्रोल में ये
अमल होता है। टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इट इज़ नेसेसरी टू डिक्रीज द स्पीड एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फॉर दिस पर्पज़ द फॉलोइंग प्रोविजन इज़ मेड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या क्या किया जाता है? दो हिस्से होते हैं, एक होता है मॉडरेटर और एक होता है कंट्रोलर। ग्रेफाइट और हेवी वाटर इज़ यूज्ड एज मॉडरेटर फॉर रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनकी स्पीड को काबू में रखने के लिए इनके ऊपर ग्रेफाइट या भारी पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इनको बतौर तादील कुनिंदा कहा जाता है, जिससे कि उनकी रफ्तार कम होती है। क्यों करना ज़रूरी है? अगर बहुत ज़्यादा मकदार में हरारती तवानाई खारिज हो गई तो वहाँ पर ब्लास्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा गर्मी से हादसात हो सकते हैं। इसलिए इसको बहुत मुनज़्ज़म तरीके से कंट्रोल मैनर में किया जाता है। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय अब्जॉर्बिंग देम रॉड्स ऑफ बोरॉन, कैडमियम, बेरिलियम एक्सेट्रा आर यूज्ड एज कंट्रोलर। और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? मुख्तलिफ़ किस्म के जो है न्यूट्रॉन को जज्ब करने के लिए बोरॉन, कैडमियम और बेरिलियम की सलाखों को बतौर नाजिम या मुनज़्ज़म कंट्रोलर इस्तेमाल किया जाता है। इंशिकाक़ के अमल में तैयार शुदा हरारत को पानी के खुश्क साज यानी कूलेंट के तौर पर अलहदा करके इस्तेमाल करके अलहदा कर लिया जाता है और इस हरारत से पानी की भाप तैयार करके उसे टरबाइन में घुमाते हैं। टरबाइन यानी उसमें जो है एक मोटर होती है, जो उसमें पंखों जैसे जो है गोल घूमने वाला हिस्सा होता है जिसको टरबाइन कहते हैं, और जिससे कि उसके घूमने से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से यहाँ पर न्यूक्लियर फिशन के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। हमारे हिंदुस्तान में 8 मुकामात पर ऐसे जौहरी बिजली मराकज़ शामिल हैं जिनमें 22 जौहरी भट्टियाँ काम कर रही हैं। अभी मैंने जो आपको तस्वीर बताई थी, मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में 4 अगस्त 1956 से काम करने वाली जौहरी भट्टी अप्सरा भारत की पहली जौहरी भट्टी है। भारत में थोरियम 232 नामी अंसर का बड़े पैमाने पर ज़ख़ीरा होने की बिना पर भारतीय साइंसदानों ने मुस्तक़बिल के लिए थोरियम 232 से यूरेनियम 233 की हमजा की तैयारी पर मबनी जौहरी भट्टियों के मंसूबे को फ़रोग़ दिया। यानी इसीलिए हमारे पास ये ज़्यादा मकदार में अवेलेबल रहने की वजह से हम इनका इस्तेमाल करते हैं, और आइंदा भी हमारे साइंसदान इससे बिजली तैयार करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपका ये सबक ख़त्म होता है। हमने इस पार्ट में बहुत ही अहम हिस्से को समझने की कोशिश की, यानी गिरफ्त को हमने समझने की कोशिश की, और आइसोटोप्स किसे कहते हैं वगैरह के बारे में हमने जाना। अगर ये बातें आपके समझ में आ गई हैं तो आप इसको बार बार समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर समझ में नहीं आई तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे क्यूरीज कर सकते हैं, सवालात कर सकते हैं, या आपके जो डाउट्स है उनको आप क्लियर कर सकते हैं। तो बहुत जल्द नए चैप्टर के साथ आपके सामने फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।